हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी इनकम के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी की मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट आपको गाड़ी का प्राइस रेंज में बता पाऊंगा कि आपको किस हिसाब से सोचना चाहिए व्हेन यू आर बाइंग ए कार बेस्ड ऑन योर इनकम। आपका इनकम कितना होना चाहिए और आप कितने बजट की कार ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी बाय करते हैं, आप ओवर बजट कार्स ना बाय करें। तो हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इनकम रेंजेस की और कौन कौन सी कितने कितने की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है, कार ना एक बहुत ही लग्जरी आइटम है, राइट। बिना कार के भी आपका काम चल सकता है। अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो यू कैन स्टिल ट्रैवल विद ओला उबर। आपके जो टू व्हीलर हैं उनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। कार एक लग्जरी आइटम है और ये मतलब 100% नीड नहीं है आदमी की। बिकॉज़ मैंने कई लोग देखे हैं, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं कुछ, जिनको कार का नीड नहीं है और उनके पास गाड़ी खड़ी रहती है और उसका साल भर का खर्चा खड़े खड़े इंश्योरेंस का खर्चा होता है 20-22 हज़ार रुपये का, और साथ ही साथ उसकी सर्विस आती है 10-12 हज़ार रुपये की। ये गाड़ी चले या ना चले, ये खर्चे आपके सामने खड़े ही रहते हैं। और ऊपर से अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती तो आपका थोड़ा सा इंजन का भी थोड़ा सा इशू रहता है। इट नीड्स मोर सर्विसिंग, और जो ब्रेक्स हैं वो सब है, मतलब सब चीज़ इवन जो आपके वाइपर्स होते हैं सारे मेल्ट हो जाते हैं इन सनलाइट, और गर्मी सर्दी ये सब सारे मौसम आते हैं, राइट। तो अगर आपका यूसेज है कार का तभी आप कार लें, वरना ऑलवेज प्रीफर टू ट्रैवल विद टैक्सीज, ओला उबर और टू व्हीलर। और इफ़ यू रियली वांट ए कार फॉर लॉन्ग ट्रिप्स तो आप वहाँ पे कार हायर भी कर सकते हैं, आपको वो ज़्यादा अफोर्डेबल रहेंगे। और अगली बात करते हैं हम यूसेज के हिसाब से। यूसेज आपका क्या है? आपको ऑफिस जाने के लिए चाहिए, आपको ऑफिस के पर्पज से चाहिए, कोई सेल्स प्रोफाइल में या कोई किसी प्रोफाइल में है, तो और आपको सारे क्राइटेरिया देखने हैं एंड देन यू डिसाइड कि कैसे आपको प्लान करना है। नेक्स्ट इज कार की बात करते हैं। कार एंथुसियास्ट के लिए, जो कार का शौक रखते हैं उनको तो कार चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए बात करेंगे कि किस रेंज की गाड़ी लेनी चाहिए बेस्ड ऑन द इनकम। और आपको पता है कि घर के कितने एक्सपेंसेस हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस लाइंड अप एवरी ईयर। तो आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है कि आप कार ले ली आपने, उसकी EMI इतनी ज़्यादा है और आपको अगर सोचना पड़ रहा है वो EMI देते हुए और वाइल मैनेजिंग योर अदर एक्सपेंसेस, तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। यू ऑलवेज हैव पीपल टू बेल आउट, बट आप लोगों को थोड़ा सा प्लान करके चलना चाहिए बिफोर बाइंग ए कार, कि आपके पास अदर देन कार क्या एक्सपेंसेस हैं। आपका होम लोन का EMI है, आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, आपका रेंट कितना है, और आपके मतलब ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आपको वो सब भी प्लान करना है। और अब हम बात करते हैं EMIs के बारे में। EMI, आपका जो कार का EMI होता है ना, वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और मैं तो बोलूँगा कि 20% आपका महीने का EMI होना चाहिए इंक्लूडिंग द फ्यूल। तो मान लो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है तो आपको मैक्सिमम 15,000 की EMI उसमें रखनी चाहिए और 5,000 रुपये पेट्रोल के रखने चाहिए। दिस ओवरऑल काउंट्स टू 20%। आप 25% तक भी जा सकते हैं सम टाइम्स व्हेन यू हैव लॉन्ग ट्रैवल्स, और आप कहीं इंटेंशनली घूमने जाते हैं, यू हैव बजट फॉर ट्रैवल, तो आप 25% भी जा सकते हैं। बट अगर आप 1 लाख रुपए की आपकी कमाई है इन हैंड तो आपको 20,000 रुपये इंक्लूडिंग पेट्रोल होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप 25% तक भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा हार्ड टाइट हो जाएगा, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक आपका 30% तो महीने की सेविंग में जाना चाहिए, राइट। और 30-40% आपके एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई और घर की EMI, रेंट, ग्रोसरी, क्रेडिट कार्ड बिल्स, आपका इतना हो ही जाता है। और उसके बाद आपके पास 30 + 40 70 और 10% और बचता है, वो आपके पास बफर होना चाहिए, राइट।
और उसके अलावा 20% आप कार में दे रहे हो। सो थोड़ा सा ना टाइट हो जाता है मामला, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग योर पेट्रोल पर मंथ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा इंजन ले रहे हैं, गैसोलाइन इंजन ले रहे हैं, सीएनजी ले रहे हैं, ईवी ले रहे हैं। ईवी में तो आपको पता है वन टाइम कॉस्ट है, आपको रिबेट में मिलती है, टैक्स रिबेट भी मिलती है। बट अगर आप पेट्रोल के साथ जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे को गाड़ी ऐसी लेनी है कि जिसमें पेट्रोल का माइलेज आए। ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी गाड़ी ले ली, वही बोलते हैं ना, हाथी को भी पाल ले, खरीद ले, पालना उसको बहुत मुश्किल है। तो आप बड़ी चीज़ कोई बड़ी गाड़ी बाय तो कर सकते हैं, बट उसके खर्चे भी आपको झेलने के लिए इनकम चाहिए और आपके पास वो पैसा होना चाहिए। तो ओवरऑल यही था जो मुझे इसके बारे में बात करनी थी। और एक चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ पर्सन, वैसी कार के लिए भी आपको दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी होनी चाहिए और एक आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हेल्थ चेकअप होने चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हेल्थ चेकअप आपको कहाँ हेल्प करते हैं? जब भी आपकी कार सर्विस आएगी, आपकी कार सर्विस के ऑलरेडी आप पैसे दे चुके हो, लाइक स्कोडा VW चार्ज करता है सम 24-25,000 फॉर 4 ईयर्स, तो आपके 4 साल की सर्विस उनके नाम है, चाहे उसमें कोई भी खर्चा वैसा, मतलब जो भी पार्ट डलते हैं उसका, जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ, जो भी हो वट एवर, वो उनको ही बियर करना है 24,000 में। तो 4 सर्विस आपकी उनके ऊपर है, जो भी चेंज होगा वो डालेंगे अदर देन वियर एंड टीयर। तो ये है आपका अगला टिप। और लास्ट टिप है, बिफोर वी स्टार्ट, आपको सर्विस हमेशा टाइम पे करानी है। 12 महीने होते ही, 12 महीने से पहले ही आपको सर्विस करानी है, चाहे आपकी गाड़ी चले या ना चले। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपकी गाड़ी में कोई बड़ा खर्चा ना आए, कोई अदर देन EMI बड़ा अनसर्टेनिटी ना आए, तो वो आपको ये इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो प्लान्स होते हैं, और आपकी वारंटी एक्सटेंडेड जो है, जितनी भी है करा लो, 6, 7, 10 साल जो भी है ले लो, डजेंट मैटर। आपको जब खर्चा आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और एक आपकी ऑन टाइम सर्विस होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ जैसे इंसान के लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वैसे ही होता है। और आपका अब शुरू करते हैं इनकम वाइज। तो पहला इनकम रेंज लेके चलते हैं 50 से 70 हज़ार रुपये। अगर आप 50 से 70 हज़ार रुपये आपकी इनकम है पर मंथ, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बिफोर बाइंग ए कार। आपके पास जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो, उसका 50% आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। मैं 100% नहीं बोलता, 100% इज़ वेरी फिक्शियस, मतलब 100% रियल भी नहीं है। तो आप लोगों को 50% आपके होना चाहिए। सपोज़ आप 30 से 70 हज़ार या 50 से 70 हज़ार का आपका इनकम है, राइट? तो आप मैक्सिमम 7 से 8 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, राइट? 7 से 8 लाख भी नहीं बोलूँगा, 5 से 8 के बीच में आप ले सकते हैं। और 5 से 8 लाख के बीच में बहुत ऑप्शन है आपके पास। उसके लिए मैं एक अनदर वीडियो डालूँगा, उसमें आप देख सकते हैं किस प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो की लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों लिंक को मैं टैग कर दूंगा। तो इसमें आपका जो EMI है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सपोज 70 हज़ार आपकी महीने की इनकम है, तो 20% उसका कितना हो गया 70 हज़ार का, 7 दूनी 14 हज़ार रुपये महीने की EMI हो गई। 14 हज़ार रुपये है, तो उसमें से आप 2 हज़ार रुपये पेट्रोल, 12 हज़ार की EMI रखो, 2 हज़ार पेट्रोल। और हर महीने अगर किसी महीने आपका यूज़ भी नहीं हुआ, तो अगले महीने यूज़ हो जाएगा, और अगले महीने आपको भरवाना नहीं पड़ेगा। या आपको 2-3 महीने गाड़ी नहीं चलाते हो, 2-3 महीने, तो आप एक साथ बड़ी ट्रिप मार सकते हैं। और वो तो आपके पास बजट होता ही है, सो इतना भी टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो या 12 से 14 हज़ार की EMI रख सकते हैं आप, और आप इतनी की गाड़ी ले सकते हैं 5 से 8 लाख के बीच में। बहुत ऑप्शन है आप, और मिनिमम जो लोन आप ले सकते हैं, आई थिंक 5 साल से ऊपर लोन लेना बेवकूफ़ी है। 5 साल से ऊपर का लोन किसी भी गाड़ी में नहीं लेना, चाहे आप कितनी भी कोई से भी गाड़ी खरीद रहे हो, बिकॉज गाड़ी डेप्रिशिएट होती है। इट्स नॉट ए होम कि आप 10 साल, 15 साल, 25 साल का लोन लेके बैठ जाओ। बट आपको बैंक बोलेगा कि आपकी 10 हज़ार की EMI बन रही है, 12 हज़ार की बन रही है, 25 लाख की गाड़ी पे या 20 लाख की गाड़ी पे, तो वो उनके लोन टेन्योर 25-25 साल के होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल बैंक वालों के उसमें नहीं आना। वो तो चाहते हैं कि मेरे को बंदा गाड़ी के डबल ट्रिपल पैसे दे के जाए, आपको वो नहीं करना। और गाड़ी की एज आपको पता ही है, गाड़ी की एज मैक्सिमम जो हम लोग चलाते हैं 10 साल चलाते हैं, 10 साल से ऊपर
हम लोग सोचते हैं कि यार इसको निकालो और कुछ और लो। तो अगर आप 10 साल ही EMI भर रहे हो और 10 साल ही गाड़ी की लाइफ है तो डजेंट मेक सेंस। तो आपको 3 से 5 साल के बीच में ख़त्म कर देना चाहिए लोन। अब अगली हम बात करते हैं इनकम 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो 20,000 रुपये की EMI, राइट। आप 17,000 भी कर सकते हैं अगर आपका रन इतना ज़्यादा नहीं है। बट अगर आपका महीने में हर बार एक टैंक फुल होता है तो यू कैन गो विद 15-16,000 का EMI और 4,000 आप पेट्रोल के लिए रखो। तो 20% से प्लीज़ ज़्यादा मत करो, 22% कर लो अपनी इनकम का। इससे ज़्यादा आप करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगेन 1 लाख की अगर आप बात करते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं अराउंड, आपको मिल जाएगी गाड़ी 8 से 10 लाख के बीच में। और 8 से 10 लाख के बीच में बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं, आपको पता है। उसमें i20 भी आ जाती है आपकी, बहुत सारी कार आ जाती हैं, राइट। बट मैं यहाँ पे कार्स की बात नहीं करूँगा। इट्स बेटर कि हम लोग बजट पे ही रहें कि हमारा बजट क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन द इनकम रेंज। तो अगेन अगर आप सपोज 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो 10 लाख में से आपके पास 5 लाख का बैंक बैलेंस होना चाहिए। और इसके साथ आप EMI अपनी मैक्सिमम 20,000 रुपये रख सकते हो। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कार की लिक्विडिटी क्या है। मतलब अगर आप कार अपनी बेचते हैं तो आपको ऐसे ब्रांड पे नहीं जाना कि जिसमें रीसेल बहुत कम है, लाइक निसान है और बहुत ब्रांड है। स्कोडा VW की भी इतनी रीसेल नहीं है बिकॉज लोग जब भी इनको बाय करते हैं वो पूरी लाइफ यूज़ करते हैं इन कार की, बिकॉज ये 10 साल बाद भी पूरी इंटैक्ट दिखती हैं। पूरा डैशबोर्ड आपको बोर नहीं होता है आप उससे, और डिज़ाइन वगैरह सब अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी, राइट। तो वो अगर आपका गोल है और आपकी इनकम इतनी है कि इन गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएँ, तेल भरवा पाएँ, क्योंकि माइलेज को भी आपको पता है, मेंटेनेंस भी पता है। मेंटेनेंस इतना नहीं है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, इतना मेंटेनेंस नहीं है स्कोडा VW का, जब से गाड़ियाँ इंडिया में बन रही हैं, लोकलाइजेशन हो गया है। बट आपको ऐसे ब्रांड नहीं लेने जो इनकी रीसेल बहुत कम है। तो गाड़ी भी एक थोड़ा सा एसेट की तरह देखो। ऐसा नहीं कि हमने 15 लाख रुपए की गाड़ी लिया, मैंने MG हेक्टर ले ली 25 लाख रुपए की और मैं 1 साल बाद बेचने जा रहा हूँ तो मुझे लोग कह रहे हैं 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो इन ब्रांड्स पे नहीं जाना, लाइक MG हो गया। और आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होगी जो जो इतनी फेमस नहीं है। आपको कारों की सेल भी देखनी है। अगर उनकी सेल बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक महिंद्रा की मज़ारो आई थी, आई थिंक यही नाम था, और ये इटियोस और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 1 साल के लिए आई। आपकी टाटा की हेक्सा आई थी, तो ये 1-2 साल में गाड़ियां चली गई, इनकी रीसेल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो आप वही गाड़ी लें जो मार्केट में बिकती है और आपको लगता है कि ये गाड़ियां बंद नहीं होंगी। तो यहाँ पे रीसेल पे भी एक बड़ा गेम है। तो जैसे आप रीसेल बोलेंगे कि टाटा की नेक्सॉन की अच्छी है, क्रेटा की अच्छी है, सेल्टॉस की अच्छी है, XUV 3XO की अच्छी है, मतलब इन रेंजेस में। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब रीसेल भी अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की। व्हेन यू हैव प्लान टू पुल योर मनी आउट, आपको कार नहीं चाहिए, यू आर मूविंग टू आउट ऑफ इंडिया और कुछ भी हो रहा है A to Z, आपको कोई इमरजेंसी, आपको पैसे चाहिए, तो गाड़ी का रीसेल अच्छा होना चाहिए। जब भी मैं खड़ी करूँ मेरी 1 महीने के अंदर गाड़ी की वैल्यू निकल जाए और बिक जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो 1 लाख की इनकम पे कौन सा इंजन लेना चाहिए? इंजन पेट्रोल, डीजल, CNG और EV, यही होते हैं। तो पेट्रोल आप लेंगे तो आपको थोड़ा देखना है कि मेरा बहुत ज़्यादा रन है तो CNG लो। डीजल तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा लेने के लिए। आप बड़ी गाड़ियों में ले सकते हैं डीजल, बट उनका भी वो इशू है, बंद हो सकती हैं। मुझे नहीं पता नितिन गडकरी जी कौन सी पॉलिसी के साथ आएंगे और आपका सारा हिसाब हिल जाएगा। तो यही है, आप CNG ले सकते हैं और पेट्रोल ले सकते हैं। CNG में बहुत ऑप्शन है, आजकल तो ऑटोमेटिक आ रही हैं टाटा की गाड़ियाँ, ये आपकी अल्ट्रोज और ये टियागो और इवन टाटा टियागो, अल्ट्रोज और कौन सी आती है इनकी, नेक्सॉन वगैरह, ये सब CNG में आ रही हैं। तो आप वो ले सकते हैं गाड़ियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 लाख रुपए की इनकम। 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख की बात करते हैं। 1.5 लाख रुपए की कर लेते हैं पहले, फिर 2 लाख की। 1.5 लाख में आपकी अगर इनकम है तो आप गाड़ी ले सकते हैं 15 से 16 लाख के बीच में। और इसमें आपके पास बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें आपके पास मिड वेरिएंट आ जाएंगे,
SUVs के और कॉम्पैक्ट SUV के इसमें टॉप मॉडल्स आएंगे, सेडान आ जाएंगी लाइक वर्चस एंड स्लाविया, वरना भी आ जाती है और होंडा सिटी भी आ जाती है। तो ऑप्शन बहुत हैं। गाड़ी की बात नहीं करेंगे, बजट की बात करेंगे। तो अगर आप 1.5 लाख की आपकी इनकम है तो आप 15 से 16 लाख की गाड़ी लें। और अगेन आई एम हाईलाइटिंग द सेम थिंग, 50% जो गाड़ी की वैल्यू है उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेविंग होनी चाहिए, तभी आप गाड़ी बाय करें, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। आदमी सोचता है देख लेंगे भैया, बाद में कुछ नहीं देखा जाता, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर आपको लगता है कि यार मैं ये अपनी असेट लिक्विडिफाई कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड भेज देता हूँ, ये कर देता हूँ। आदमी का टारगेट गाड़ी लेना है, बट गाड़ी में ही सब कुछ लगाना नहीं है। आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ लग्जरी, आपके पास घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे फ़ोन होने चाहिए, बट गाड़ी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्लानिंग करके लें, राइट? क्योंकि घर में तो आपने जो पैसा लगा दिया, फालतू भी लगा दिया ना, वो वर्थ है, बट गाड़ियों में लगाना वर्थ नहीं है, बिकॉज एवरी ईयर इट डेप्रिशिएट्स 10 to 15%। तो 1.5 लाख के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और 1.5 लाख के हिसाब से अगर आप EMI बताओगे तो 1.5 लाख के हिसाब का क्या हो गया, 20% हो गया आपका, वही 25-30 हज़ार रुपये हो गया। तो इतनी आप EMI रख सकते हैं। और अगेन उसमें आप 20% के हिसाब से पेट्रोल भी रखें और EMI भी रखें। अब हम बात करते हैं 2 लाख की इनकम जिसकी है वो कौन सी गाड़ी ले सकता है। 2 लाख के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो 20% हो गया 2 लाख का 40,000 रुपये। 40,000 में आपका पेट्रोल भी होना चाहिए और आपका पेट्रोल के साथ EMI भी होना चाहिए। तो अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप 20 से 22 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, जिसमें कि टॉप मॉडल आ जाएंगे कुशाक टाइगून के, जो कि एक बहुत अच्छी ड्राइव क्वालिटी और स्टीयरिंग फीडबैक और बिल्ड क्वालिटी और उनके मतलब फन टू ड्राइव कार हैं, ये ले सकते हैं। और उसके साथ आपके सेल्टोस, क्रेटा और जो भी गाड़ियाँ हैं उनके आप टॉप मॉडल ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें रियल SUV चाहिए तो आपको उसमें रियल SUV में क्या आपके बेस मॉडल आ सकते हैं स्कॉर्पियो के और XUV 700 और ये सब के आपके बेस मॉडल भी आ जाएंगे। अगेन 40,000 की EMI इंक्लूडिंग 40,000 का आप अलग निकाल सकते हैं सैलरी से, EMI इंक्लूडिंग दी पेट्रोल। और आपके पास अकाउंट में अगर आप 20 लाख 22 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके 10-12 लाख रुपए अकाउंट में सेविंग होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा। और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, 50% सेविंग मैं तब बोल रहा हूँ जब आप अपनी डाउन पेमेंट दे दें। ये नहीं कि 20 लाख की गाड़ी है, 10 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है और मैं 4 लाख रुपए उसमें से दे के 6 लाख रुपए बैठा हूँ। आपको 50% रखना है एक्सक्लूडिंग योर डाउन पेमेंट। तो आपको तब उस रेट की गाड़ी के लिए जाना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो इसमें थोड़ी सी और टिप शेयर करेंगे कि लोन का टेन्योर कैसे कम कर सकते हैं, उसका भी देखते हैं। तो अगला आपका है 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम। इसमें आप 25 से 30 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, राइट? अगेन 25 से 30 लाख की गाड़ी है तो उसका EMI आपका, जैसे आप 2.5 से 3 लाख बोलते हैं तो मतलब 3 लाख रुपए टोटल, 2.5 से 3 लाख में हो गया आपका 3 लाख का 20% 60,000 रुपये। तो 50 से 60,000 के बीच में आपका EMI और पेट्रोल होना चाहिए। और जो इसका डाउन पेमेंट है उसको हटा के आपको पास 50% ऑफ दिस कार वैल्यू आपके पास सेविंग होनी चाहिए, देन यू कैन बाय इट। अब बात करते हैं 35 से 40 लाख के बीच में। 35 से 40 लाख के बीच में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास जीप मेरिडियन आ जाएगी, टोयोटा हाई क्रॉस आ जाएगी, यू कैन हैव वेरियस ब्रांड्स इन दिस। तो अगेन वही आपको जो फॉर्मूला बता रखा है वही फॉलो करना है। और एक चीज़ और मेरे को 2 पॉइंट आपको मेंशन करना है। 50 लाख से ऊपर की बात कर सकते हो, 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो CXOs वगैरह ये सब जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं, VPs एंड ऑल, और जिसका बिजनेस है वो लोग ये गाड़ियाँ ले सकते हैं। जो आदमी 50 लाख की गाड़ी ले रहा है ना, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा कि पेट्रोल कितना है, EMI कितनी है। उसके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है तो कुछ सोच समझ के लेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप अगर अपनी कार अंडर बजट रखते हैं, सपोज आपका 50 लाख की गाड़ी का बजट है, आपने 25 की ले ली, आप कभी नहीं फंसेंगे। या आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली या आपने 25 लाख की, आप कभी नहीं फंसेंगे। आप हमेशा
कोई हाथ टाइट नहीं होगा, कोई पेट्रोल भरवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कहीं तक आप गाड़ी के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपका बजट 50 लाख का है तो आप 20 लाख 25 लाख की गाड़ी ले लो। अब बोलूँगा कैसे। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप मान लो ओडी की कोई गाड़ी Q3 या ये सब Q7 या कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है मार्केट में? आप स्कोडा VW की उठा लो, ये आपकी जो टाइगुन कुशाक आती है, या अगर आपको बहुत ही स्पेशियस चाहिए तो आप उसके बाद कोडियक ले लो या फिर टिगुआन ले लो। ये गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, मतलब सस्ती पड़ती हैं, 20-22 लाख रुपए फ्रॉम Q7 Q3। तो आप ये गाड़ियाँ ले सकते हो। सेडान में सपोज आपको मर्सिडीज़ या ऑडी चाहिए तो उसका इक्विवेलेंट आपके पास सुपर्ब है, ऑक्टाविया है, जो अभी रीलॉन्च होने वाली हैं। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा बजट मैनेज कर सकते हो और आपको वही सेम सब कुछ वही मिलेगा, बस एक ब्रांड थोड़ा सा, वो भी लग्जरी ब्रांड है, वो भी लग्जरी, बट वो सुपर लग्जरी है, दीज आर लग्जरी ब्रांड्स। तो आप ऐसे करके अपने पैसे बचा सकते हो और आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हो और कोई हार्ट टाइट होने का डर नहीं रहेगा। अब हम अगली बात करते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों की। आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले सकते हैं, बिकॉज जितनी भी लग्जरी या महंगी गाड़ियाँ हैं ना, वो सारी रीसेल में बहुत कम जाती है। सपोज कोई कार का शौकीन है, राइट, समवन लाइक द कार्स, वो क्या करता है कि हर 2 साल में गाड़ी चेंज कर ली और अपनी गाड़ी की 30-40% गाड़ी की वैल्यू तोड़ के देता, बिकॉज अगला बंदा नीचे वाला नहीं लेता, बिकॉज उन्हें पता है कि ये लग्जरी गाड़ी है, इसके खर्चे ज़्यादा हैं, इसमें कोई इशू हो सकता है। तो ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं। यही रीज़न है स्कोडा VW के भी रेट, रीसेल रेट कम है, बिकॉज थोड़ा सा परसेप्शन ख़राब है मार्केट में कि भाई मेरे ऊपर बड़ा खर्चा आ सकता है या फिर ये बंदा क्यों बेच रहा है। बट वो बंदे का इंटेंशन यही है कि मेरे को नया मॉडल चाहिए, नई फीचर चाहिए, नेक्स्ट जेन गाड़ियाँ चाहिए, तो इस केस में वो अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं। तो वो गाड़ी आप एक्वायर कर सकते हैं, वो गाड़ी आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम गुड डीलर्स, जहाँ पे आपको वारंटी वगैरह मिले। Car24 बहुत सारे हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं और अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो ओवरऑल यही था इसमें, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ और देखता हूँ इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर कुछ और आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। तो यही था इस वीडियो में। प्लीज़ अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को, एंड आई विल ब्रिंग a lot of good content for you guys. Thanks everyone. Today is Sunday, so enjoy the rest of the day.